इस रिपोर्ट में दिए गए दावे, आरोप और कोर्ट का निर्णय सार्वजनिक रिकॉर्ड पर आधारित है। मामले से जुड़ी अंतिम कानूनी बातों के लिए आधिकारिक अदालत के आदेश देखिए। हमारा मकसद सिर्फ रिपोर्टिंग है, न कि किसी का अपमान या बदनामी। नागपुर से एक चौंकाने वाली खबर। ये सीख है झूठे रिश्तों की, ये सीख है एक भरोसे को मिटाने की। कैसे एक झूठे रेप केस ने एक सफल इंटीरियर डिजाइनर की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। मनीष बुरड़कर एक ऐसा नाम जिन्हें नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक सफल इंटीरियर डिजाइनर माना जाता है, लेकिन एक झूठे आरोप ने उनकी जिंदगी में तूफान ला दिया। उन पर उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला ने रेप का केस दर्ज करवा दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। कई महीनों की कानूनी लड़ाई और बेइज्जती के बाद आखिरकार कोर्ट ने मनीष को बाइज्जत बरी कर दिया। अब मनीष कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ तो मिला है, पर मेरी जिंदगी को तबाह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। क्या था पूरा मामला और कैसे झूठे केस ने एक इंसान की दुनिया बदल दी, जानिए इस खास रिपोर्ट में। नागपुर के इंटीरियर डिजाइनर मनीष बुराड़कर की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है, क्योंकि एक झूठे आरोप ने मनीष की जिंदगी में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। साल 2021 में मनीष के एमबी डिजाइन ऑफिस में एक महिला रुचिका, बदला हुआ नाम है, नौकरी पर आई थी। वो अकाउंट्स और साइट सुपरविजन संभालती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच में पेशेवर भरोसा बना। महिला ने अपनी आर्थिक स्थिति बताकर मनीष से कुछ मदद मांगी। मनीष ने इंसानियत के नाते मदद की, लेकिन वही भरोसा उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। कुल मिलाकर करीब 5.5 लाख रुपए का उधार हो चुका था। इसी बीच जब मनीष ने अपने अकाउंट्स में कुछ वित्तीय गड़बड़ी देखी तो वो रुचिका से पैसे वापस मांगने लगे, लेकिन तब कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। मनीष के मुताबिक महिला ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो रेप केस दर्ज करवाऊंगी। मतलब उल्टे वो मनीष से ही पैसे मांगने लगी और कुछ ही समय के बाद वही हुआ जिसकी उन्होंने चेतावनी दी थी। नवंबर 2023 में बेलत रोडी पुलिस स्टेशन में मनीष पर रेप का केस दर्ज हुआ। अखबारों की हेडलाइंस में उनका नाम, फोटो और बिजनेस छपने लगे। लोग कहने लगे मनीष फरार है, जबकि वो मुंबई में काम के सिलसिले में ही थे। उनका फोन ऑन था, लेकिन मीडिया ट्रायल ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी। मनीष ने कहा, मुझे अपने भगवान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और वो भरोसा आखिरकार सही साबित हुआ। सितंबर 2024 में माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहते हुए मामला रद्द किया कि सारे आरोप झूठे हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य और बयान में विश्वसनीयता नहीं है, यानी रेप का आरोप झूठा था। अब मनीष ने कथित महिला और उसके परिवार पर मानहानि और फौजदारी का मामला दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा करियर सब बर्बादी की कगार पर था। मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे 2 साल जिल्लत की जिंदगी झेलना पड़ी, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। अब जिन लोगों ने ये झूठ फैलाया, उन्हें झूठे केस में फंसाने की कोशिश की, अब उन लोगों को सजा मिलना चाहिए। ये मामला सिर्फ मनीष का नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो झूठे आरोपों की आग में झुलसता है। कोर्ट ने तो उन्हें बरी कर दिया, लेकिन क्या वो बदनामी, वो रातें, वो दर्द मिट पाएगा? कानून सबको बराबर का मौका देता है, पर झूठे केस न सिर्फ कानून का दुरुपयोग है, बल्कि किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच की आवाज हर जगह पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं नई सोच, नया भारत। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हुआ हूं जिसे आप सुनकर, मतलब जो केस है उसे सुनकर चौंक जाएंगे, चौंक ही नहीं जाएंगे, बाकायदा मतलब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 376 आप सब जानते होंगे कि किस तरीके का केस होता है और इसमें क्या होता है, इंसान के साथ कैसी कैसी परेशानियां होती हैं, उनके परिवार को क्या क्या फेस करना पड़ता है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात जो होती है, ये अगर केस झूठा निकल जाए तो जो पीड़ित होता है, जो मतलब यानी कि बेसिकली जो आरोपी होता है वही पीड़ित नजर आता है। और उसकी जो पीड़ा होती है उसको कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि यहाँ पर जो संवेदनाएं जुड़ी होती हैं वो लड़कियों के साथ जुड़ी होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो असल में पीड़ित होती हैं लड़कियां, इन केसेस की वजह से, जो फर्जी केसेस होते हैं, वो बेचारी इन केसेस की वजह से उनके ऊपर सवालिया निशान आता है। तो आज हम एक ऐसे ही केस पर बात करने वाले हैं
जो नागपुर के हैं, मनीष बुरड़कर जी नाम है उनका और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि उनके साथ में क्या हुआ, किस तरीके की परेशानियाँ उन्हें फेस आईं और अब वो क्या करने वाले हैं। मतलब अपने आप को ज़ाहिर-सी बात है कोर्ट की तरफ से वो पूरी तरह से बाइज्जत बरी हो गए हैं। केस बिल्कुल भी चला नहीं, टिका नहीं क्योंकि झूठ की बिसात पर जो चीज़ बनी होती है, तो जो सच होता है एक दिन वो चिल्ला-चिल्ला कर बता देता है कि मैं सच हूँ, मैं सच हूँ, मैं सच हूँ। क्योंकि जो झूठ होते हैं उसके पाँव तो होते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाते हैं, क्योंकि वो झूठ हमेशा लंगड़ा होता है। और जो सच होता है, सच के जो पाँव होते हैं वो काफ़ी तेज़ होते हैं, भले वो देर में नज़र आए, लेकिन सच ज़रूर आता है। तो हम बात करेंगे मनीष जी से और जानेंगे कि उनके साथ क्या-क्या हुआ और अब वो क्या करने वाले हैं। मनीष जी, स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में आपका। और सबसे पहले आपको बहुत-बहुत मुबारक हो कि आप इस केस से, क्योंकि बहुत बुरा चीज़ है ये केस, तो आप इससे बाइज्जत बरी हो गए हैं। लेकिन आप बताएँ हमारे दर्शकों को कि क्या हुआ था? किस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगे? क्या वजह थी कि ऐसे आरोप आपको झेलने पड़े? सबसे पहले तो एक्चुअली मेरे लिए तो ये मेजर था कि वो मेन ट्रस्ट फैक्टर, चलो उस लड़की के ऊपर वो मेरे तरफ एम्प्लॉय थी, उसके तरफ साइट सुपरविजन, डिजाइनिंग और कुछ फाइनेंशियल्स जो ऑफिस के अंदर जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड उसके पास अपन ने डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज दिया, पर उसका उसने उसने मिस यूज किया। अभी मिस यूज के चलते आहिस्ता से जब उसको समझ में आया कि अपना चलो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मनीष का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सोशल नेटवर्किंग अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है एंड सोशल में उसका बहुत अच्छा हैंड है और फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, फाइनेंशियल भी बैकग्राउंड अच्छा है, तो उसने उसका मिसयूज किया और मिसयूज के चलते वो भी एज अ प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर है, एक इंस्टीट्यूट के जरिए ही वो मेरे ऑफिस में वो कनेक्ट हुई है। देन उसने अपनी फैमिली का जो उसके पिताजी है महेंद्र उमरेडकर जो पाचपाली निवासी है, उनका उन्होंने ऐसा बताया कि वो कंडीशंस खराब है, प्योर कंडीशंस है उनकी, तो फाइनेंशियल कुछ नीड है। ठीक है, अब मैंने भी ट्रस्ट फैक्टर रखा कि उसको कुछ हेल्प करता गया, थोड़ा कुछ अमाउंट पे उनको देता गया। बट जब फाइनली मुझे समझ में आया कि ये अब कुछ मेरे साथ कुछ सिनेरियो कुछ गलत हो रहा है, देन मैंने उसको पैसे देना बंद कर दिया। कुछ समय बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरे ऑफिस से जो लेजर बुक है, कैश बुक में से समझ में आया कि उसने बहुत सारा मनी का घोटाला भी किया हुआ है। अभी उस रिलेटेड मैंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट डाल दी थी मैंने। अब पुलिस स्टेशन से कुछ हुआ नहीं, अब मैंने भी उस मैटर को इग्नोर किया। लेकिन इन बिटवीन उसी दौर में क्या हुआ कि डेढ़ साल का वो पीरियड में तो क्या हुआ कि मुझे फेक इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फ़ोन से, कॉल से मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी मिसेज़ को ये धमकी आने लगी मारने की, इसकी उसकी, वो धमकी आने लगी या कुछ गंदे-गंदे कमेंट्स मेरे फैमिली के अगेंस्ट आते गए। और अभी उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली मुझे पड़ना ही है क्योंकि सोशल नेटवर्क मेरा अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी है। अभी उसका हवाला करते हुए चलो ठीक है, अब मुझे नहीं समझ में आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जब मुझे ऐसे फेक धमकी या सब सारी चीज आती गई, मैंने उस रिलेटेड साइबर सेल में, हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन में ऐसे कंप्लेंट रेज भी कर दी थी। ठीक, और देन जब मुझे फाइनली जब पता चला कि इसके पीछे मे बी इसका हाथ है और उसके फादर का, और बाद में उसने शादी की स्वरूप हर्षवर्धन पाटिल। शादी कब की उसने? उसने 2022 में शादी कर चुकी थी। हाँ, 2022 नवंबर महीने में 22 में उसने शादी की। और केस कब डाला आपके ऊपर? मेरे ऊपर केस डाला 3 नवंबर 2023 को, मतलब उसके बाद केस डाला? शादी के बाद केस डाला और वो भी शादी का झांसा देने का। और शादी का झांसा देने का। एग्जैक्टली अगर शादी का अगर करने के बाद में शादी का झांसा देके केस डाला। देखिए, दर्शकों को यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं कि जो मोहतरमा है, सो कॉल्ड मोहतरमा, उन्होंने जो केस डाला, शादी हो गई उनकी, और शादी के यानी कि जो मामला है वो 2022 का है। 2022 के आरोप लगाए कि मतलब इन्होंने शादी का झांसा दिया, उसके बाद वो शादी भी कर लेती हैं। जब उनकी शादी होगी तो केस डालने की जरूरत ही नहीं थी। एग्जैक्टली, अगर चलो तो मैं अगर प्रॉमिस करता भी उसको, तो ऑब्वियसली उसने मैंने शादी से पहले मुझे बोलना चाहिए था और ये केस फाइल करना चाहिए था। आपकी भी शादी हो चुकी थी ना? आपकी मैं शादी कब ऑलरेडी हुई? मैरिड हूँ, 2014 में मेरी मैरिड हूँ। 2000 देखिए 2014 में मैरिड हैं, तो उनको पता था कि वो आप मैरिड हैं? एग्जैक्टली पता था। 2021 के कुछ ऑफिस के कुछ जो दिवाली वैकेशन थे या मैं तस्वीरें दिखाई जो फोटोग्राफ्स है वगैरह, उसमें वो सारे फैमिली के साथ, ऑफिस स्टाफ के साथ वो ऑलरेडी अवेलेबल है। और वही मेन एविडेंस है जो मैंने कोर्ट को दिखाया। तो वो ये प्रूव करता है कि ऑलरेडी वो नोन थी मेरे फैमिली से भी और मेरी वाइफ से, बच्चों से। उसने बोला कि आप उसको पता ही नहीं था कि आप शादीशुदा हैं। एग्जैक्टली, जो उसने बोला कि मैं 1.5 साल अननोन में रही, मुझे पता ही नहीं था करके शादीशुदा है। लेकिन
फोटोग्राफ के जरिए वो साबित हो गया। हो गया। तो इसमें मतलब उसने पैसे की भी माँग की थी आपसे? क्या मतलब किस वजह से वो केस कैसे आया? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आप बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी उसकी शादी भी हो गई। हाँ। इसके अलावा उसे मेरा भी पता था कि आप भी शादीशुदा हैं। फिर उसने केस डाल दिया तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी, सिनेरियो ऐसा रहा होगा कि वो केस डालने पे मजबूर हुई। मतलब मजबूर इन द सेंस कि उसकी कुछ ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही तो तभी केस डाला होगा। तो क्या ज़रूरत थी उसकी आपसे? अभी उसको फाइनेंशियली ज़्यादा ज़रूरत थी। अच्छा। अब जब उसको फाइनेंशियल समझ में आया और मेरा तो पैसे पहले से उसके ऊपर थी। ठीक है, मैं एक बार का 5,20,000 थे। 5 लाख। तो चलो वो फाइनेंशियल वो पैसे भूल भी जाता था क्योंकि बहुत भूल भी जाता था। उसने मुझे समय-समय पे धमकियाँ दी। मेरी नीड ये है, मेरे पैसे हैं, मुझे पैसे चाहिए, वैसे करूँगी, वैसा करूँगी, मुझे पैसे चाहिए, अगर नहीं तो मैं झूठा केस डालूँगी, ऐसा-वैसा। अब वो सारी चीज़ को मैंने लाइटली लिया, सबसे पहले तो। देन उसकी शादी होने के बाद भी सेम चीज़ उसका हस्बैंड भी कर रहा है मेरे साथ, अच्छा। कि वाइफ को आगे करके वो मुझसे पैसे माँग रहा है। मतलब वो उसका हस्बैंड भी मिला हुआ था उससे? एग्ज़ैक्टली शादी तो हुई थी, बाद में हस्बैंड भी उससे मिला था। उसका नाम है स्वरूप हर्षवर्धन पाटिल, जो भिवापुर निवासी है। तो बाद में उसको मैंने समझाने की कोशिश, ऐसा हरकतें मत करो और मैं भी एक रेपुटेड पर्सन हूँ। ठीक है, आपको अगर पैसा नहीं देना मेरा वाला बैंक का वो छोड़ दो, लेकिन वो भी मानने से इनकार। तो वही चीज़ उसके पिताजी कर रहे थे, महेंद्र उमरेडकर जो पाचपौली निवासी, वही चीज़ वो स्वरूप पाटिल भी कर रहा था। फाइनली मैंने उनको समझाने की कोशिश किया, उन्होंने फिर मुझे एक दिन खुद होके उन्होंने कॉल किया, उमरेड में मुझे बुलाया कि एक काम करते अपन, ठीक है अपन आपस में बैठ के बात कर रहे थे। ठीक है, अब मैं तो चला गया उमरेड में, उस समय मेरी वाइफ भी मेरे साथ में थी। जब उमरेड में गया उनको समझाने की कोशिश किया, तो उन्होंने मुझे मेरी बात मानने के बजाय तो उल्टा मेरे ऊपर मुझे अमाउंट मांगने लगे। अच्छा। हाँ, अमाउंट की डिमांड की, मुझे इतना अमाउंट चाहिए, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, अदरवाइज मैं हम झूठा केस डाल देंगे। और अब उसने अपना कास्ट का हवाला देते हुए, सारी चीज़ का हवाला देते हुए, कास्टलिज़्म का हवाला देते हुए, अब ऑक्चुअली वो लोग 5-6 लोग साथ में आए थे। उसमें थे महेंद्र उमरेडकर जो उसके पिताजी थे, रेणुका उमरेडकर के। देन स्वरूप हर्षवर्धन पाटिल जो उसका हस्बैंड है, रेणुका उमरेडकर, रेणुका महेंद्र उमरेडकर का जो हस्बैंड स्वरूप हर्षवर्धन पाटिल। हर्षवर्धन पाटिल है जो उसके स्वरूप का पिताजी है, जो भिवापुर निवासी है। और उसका कजन ब्रदर है जो सुशांत मीनाना भागवतकर, जो कबीर नगर निवासी है। ये 5-6 लोग थे और कोई मामा-वामा कोई था और मैं, मेरी वाइफ भी थे। उन्होंने मुझे मारने की धमकी दिया। फिर वैसे मैं रिटर्न चला आया। उसके बाद से सिनेरियो ऐसा हुआ कि फिर कि मुझे 2-3 बार उनकी तरफ से फ़ोन आए, 8 दिन, 15 दिन, महीने भर बाद। तो मैंने उनको एंटरटेन नहीं किया। और फाइनली जब मैं 3 नवंबर को, ऑब्वियसली 3 नवंबर को जो एफआईआर हुई, 3 नवंबर मेरी जो टिकट थी, दुरंतो की ट्रेन से मैं बॉम्बे जा रहा था, एस्टेक था, एक्सपो था। तो वो क्या हुआ कि ऑलरेडी टिकट मेरी 4 से 5 दिन पहले बन चुकी थी और एफआईआर हुई 3 तारीख को। अभी 3 तारीख को एफआईआर हुई रात को 8:30 से 11:30 बजे। अभी ये समझने वाली बात है, ठीक है, एफआईआर अगर 3 तारीख को हो जाती है, मुझे बहुत सारे 3 तारीख को एफआईआर होती है, 4 तारीख को मैं एस्टेक में था, मेरे मोबाइल चालू थे, 5 तारीख को हाँ संडे था। संडे के दिन 5 तारीख को मैं जब वहाँ पे था, तब मुझे मेरे दोस्त के जरिए मुझे वहाँ पे मेरे मोबाइल पे उसने व्हाट्सएप भेजा कि मनीष तू तो बॉम्बे में है और यहाँ पे तो पेपर में छप के आया कि तूने ऐसे से मेरे पे जो ब्लेम लगे वो छप के आया हुआ है, रेप के आरोप में तू फरार हो गया करके। अभी फरार कौन होता है? जब एफआईआर होने के बाद अगर इंसान कोई चला जाता है तो उसको फरार बोल सकते हैं, बट मेरी टिकट पहले से बनी हुई थी, एफआईआर बाद में हुई और नंबर भी चालू थे आपके? नंबर भी, फोन भी चालू थे मेरे पास। 3 दिन तक तो नंबर चालू थे मेरे। तो उसमें फरार कैसे बोलेंगे? मुझे ना किसी पुलिस वाले का फोन आया, ना पुलिस स्टेशन से फोन आया, जबकि 6 दिन तक मुझे किसी पुलिस वाले का फोन तक नहीं आया। तो ये 5-6 दिन जब मैंने एंटीसिपेटरी के लिए मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन डाला, तब जाके उस दिन शाम को मेरे घर पे पुलिस आई चेक करने के लिए। वो भी उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके ये कही। मतलब कहीं ना कहीं ये मामला मुझे ऐसा सामने आता है कि पूरी तरह से ये फर्जी तो है, ये तो मुझे पता है, कॉन्फ्रेंस था ये। वो तो आपको पता ही था फर्जी, लेकिन वो लोगों को भी पता लगना चाहिए। हाँ, अब लोगों को भी पता चलना चाहिए। अब लोगों को पता चलने के लिए अभी मुझे ऑब्वियसली है कि मैं लोगों को चिक के नहीं बोल सकता कि मैं गलत हूं करके। मुझे बोलना तो है कि कोर्ट में जो प्रूव करके एज एविडेंस के बेस पे ही मुझे बोलना पड़ेगा। और वो सारी चीजें एविडेंस मुझे, मेरे पास कॉल रिकॉर्डेड थे, कुछ फोटोग्राफ्स थे जो एग्जिस्टिंग, वो जो ब्लेम कर रही थी कि मैं शादी का झांसा दिया हुआ है। तो 2021 के कुछ फोटोग्राफ्स थे जो जिसमें वो मेरे बच्चों के साथ थी, मेरे फैमिली के साथ थी। तो इससे ये तो प्रूफ होता है ना कि मैंने कुछ झांसा नहीं दिया करके। और कुछ हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं है तो होगा क्यों? और कोर्ट में भी पुलिस वालों के पास या कोर्ट में ऐसा भी, और उन लोगों के पास भी
कुछ भी ऐसा लीगल एविडेंस नहीं था या कुछ एविडेंस नहीं था जिससे ये प्रूव कर सके मैंने कुछ किया हुआ है, या एक भी सेक्शंस या एक भी चीज प्रूफ नहीं हो पा रही थी। नहीं, जब आपको बेल मिल गई, ठीक है, वो तो चीज़ें हम समझ गए कि आपने साबित कर दिया, सब चीज़ कर दिया। जब आपको बेल मिल गई, उसके बाद क्योंकि जो समाज होता है, ज़ाहिर-सी बात है वो आपको एक शक की नज़र से देखता ही होगा। बराबर। भले आपने कुछ नहीं किया, आपके ऑफ़िस में जॉब करती थी, उसने आपके पैसे के ऊपर ब्लैकमेल आपको किया, हाँ। लेकिन वो क्या फ़ेस करना पड़ा? क्योंकि आप घर पे कैसे रह पाए? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लड़की के ऊपर इतना आरोप, ठीक है, लड़की ने आरोप लगा दिया आपके ऊपर, झूठा सही, जो जो भी है, लेकिन फेस वो आपको करना पड़ा होगा। वो क्या हुआ? वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ऑब्वियसली है कि ये छोटा क्राइम नहीं था, 6 से सेक्शंस लगे थे और रेप केस था इम्पोर्टेंट। तो फैमिली तो डिस्टर्ब होनी थी, फैमिली के क्लैशेस क्रिएट होने था, लेकिन ठीक है, मैं मेरी फैमिली इतनी स्टेबल थी कि उनको सच क्या है झूठ क्या है वो ऑलरेडी नोन थी। बट ऑब्वियसली है कि मुझे प्रोफेशनल लाइफ 2-3 साल जो डिस्टर्ब हुई, उसके 1.5-2 साल पहले भी 2021 से, क्योंकि फेक कॉल कुछ आ रहे थे, परेशान था ही। देन एफआईआर होने के बाद भी जो रिजल्ट लगने तक मुझे बहुत सारी चीज़ों को सर्वाइव करना पड़ा। प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस, अपना करियर, फैमिली, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ा। और समाज में भी मुझे अभी कैसे खड़ा रहना है, वो भी मेरे लिए एक चैलेंज था। और मैं इस मामले में भी चलो हाई कोर्ट को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलो मेरा रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि एविडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। असल में जो चीज़ें हैं, रिज़ल्ट भी आपके फ़ेवर में आया, लेकिन असल में मैं एक समाज से भी, जो हमारा समाज है, हम उनसे भी बोलना चाहेंगे कि जिस तरीके की जो चीज़ें हुई हैं, लड़की ने फेक रेप केस डाला, सब कुछ समझ में आ गया और उसके बाद में ये बाइज्जत बरी भी हो गए। लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं, वो हीन भावना की नज़र से देखते हैं, सोचते हैं अरे इनके ऊपर तो रेप रेप केस हुआ है, लेकिन ये नहीं देखते कि मतलब लड़की ने क्या किया, किस वजह से हुआ। अगर वो सर्कमस्टांसेस देखेंगे, लड़की की जो शादी है वो 2022 में हो गई। इसके अलावा जो रेप केस डल रहा है वो 2023 में डल रहा है। इनको इनको उसको, लड़की को बाकायदा पता है कि ये पहले से शादीशुदा हैं। फिर उसके बाद भी अगर, चलिए मैं मानता हूँ कि आपसी सहमति भी बन गई। ये दोनों मतलब पहले से जब शादीशुदा हैं, तो ये कैसे शादी का वादा कर सकते हैं? और इन्होंने अगर वादा किया भी, तो क्या लड़की की आँखें बंद थी? क्या वो एक ऐसे आदमी से शादी करती जो पहले से शादीशुदा है, जिसके बच्चे हैं? और इसके अलावा अगर वो शादी भी करती, तो क्या वो फैमिली स्पॉइल नहीं कर रही होती? तो क्या लड़की वाक़ई शरीफ थी? ये बहुत बड़ा नहीं, सवाल है। बिल्कुल भी नहीं है। अभी उसके बाद अभी कैसा, अभी बहुत सारी 1.5 साल से मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि लड़की के कैरेक्टर के बारे में अब बोलना तो नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, लेकिन चलो वो लड़की के कैरेक्टर के बारे में जो अभी मुझे खुलासा हो रहा है कि उसके भी पहले भी बहुत सारे एग्जिस्टिंग मैटर हो चुके हैं। अलग-अलग पुलिस स्टेशन में, अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग उनके एरिया में, अगर एरिया में उनके अगर इंक्वायरी किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें खुलासा हो रही है। ये उस समय मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी आहिस्ता-आहिस्ता जो मैं खुद चेक कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है। ऑब्वियसली कैरेक्टर तो उसका, उसके ऊपर डाउट डाउट तो है ही। चलो आने वाले समय में मैं ये कोर्ट के माध्यम से, पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में मैं तो ये प्रूव भी कर दूँगा। और वो ज़रूरत नहीं है कि वो ऑटोमैटिकली वो पुलिस के माध्यम से वो प्रूफ हो भी जाएगा। हो भी जाएगा। तो अभी क्या करने वाले हैं? उसके ऊपर केस डालने वाले हैं? मतलब आप, ज़ाहिर-सी बात है आप गिल्टी नहीं, गिल्टी लड़की है। तो क्या ऐसे में, क्योंकि आपका एक समय खराब हुआ, पूरा 2-3 साल आपका स्पॉइल हुआ, तो अभी क्या करने वाले हैं आप? अभी मैंने डिफेमेशन फाइल शूट किया हुआ है। 1 करोड़ की उनको कंपनसेशन मैंने माँगा है। उसके लिए नोटिस भी, और कोर्ट से नोटिस भी इश्यू हो चुका है। नोटिस सर्व हो गया है। देन रिकवरी सूट भी जो मैंने, उन्होंने अमाउंट लिया है मेरे से, रिकवरी 5,20,000 का, उसका रिकवरी सूट भी डाला हुआ है। और लीगल में कुछ और है, कैश में कुछ है, और लीगल में ऑनलाइन में कुछ अलग ट्रांज़ैक्शंस है। और देन इसके बाद भी मैं फौजदारी डाका, मतलब क्राइम का मैं सूट करना चाह रहा हूँ। क्रिमिनल में सूट फाइल करूँगा, और वो भी आने वाले 1-2 महीने में, 2-3 महीने में, जो भी कोर्ट का समय मिलेगा, वाया कोर्ट के ज़रिए पुलिस वालों को डायरेक्शन चलाया जाएगा उनके ऊपर एफआईआर दाखिल करने के लिए। हाँ, तो अभी इस मामले में मुझे तो पता है, मुझे कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। ये सारी चीज़ें जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो लड़ा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये भी केस मैं जीत ही जाऊँगा। भले ही समय और लग सकता है। लेकिन ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप केस जीतेंगे भी। लेकिन असल में जो अब समस्या आएगी, ज़ाहिर-सी बात है, लड़की ने जो केस डाला है, उनको भी ऐसा नहीं है कि उनको फेस नहीं करना पड़ेगा, अब उनको फेस करना पड़ेगा जब रिकवरी सूट होता है। इसके अलावा मानहानि का जो दावा है, दोनों केसेज़ में उनको ज़मानत लेनी पड़ेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो असल में ये समस्या अब उनको पता लगेगी कि जो झूठा केस होता है, कि ये केस डालने के बाद में, और मैं सबको बोलना चाहूँगा कि जिसके ऊपर अगर ऐसी चीज़ें आई हैं, ऐसे एलिगेशंस आए हैं, वो हमारे पास आए, हम ये चीज़ें दिखाएँगे। और हम चाहेंगे कि मतलब जो ऐसे केस लगे हैं, जो आरोपी है, वो पीड़ित है बेचारा, और पीड़ित है वही आरोपी है। तो ये बहुत बड़ी बात है और दोनों को सामने आना चाहिए। जो पीड़ित है,
बाकायदा उस एक्सपोज़ होना चाहिए, जो आरोपी है वो भी एक्सपोज़ होना चाहिए कि उसने वाक़ई किया है, नहीं किया है या फिर खाली पैसे के ऊपर ये सब किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद कि आप ऐसी चीज़ों से निकले। आपकी जो लाइफ़ है, आगे बढ़ें आप और जो आप काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत शानदार आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आप कर चुके हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि लाइफ़ में आप आगे बढ़ें। ठीक है, एक मतलब बुरा सपना आया था आपकी लाइफ़ में, वो बीत गया है। बीत गया। और थैंक यू सो मच। और मैं यही चाहूँगा कि ऐसे कुछ मामले आते हैं तो थोड़ा-सा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, हर किसी के साथ अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। और समाज का साथ समाज के साथ ज़रूर। और मेन इम्पोर्टेंट रहता है कि चलो ठीक है, ये मैटर हो भी जाता है तो हमारे फैमिली और घर से सपोर्ट और सोशल से या समाज से भी सपोर्ट रहना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये मुझे चीज़ मिली, मुझे कॉन्फिडेंस मेरे फैमिली और कलीग्स ने मुझे दिया और लड़ने के लिए मुझे मजबूत बनाया। और इसके लिए थैंक यू सो मच आपके लिए भी। तो मैं मनीष कुमार अंकुर नागपुर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।